आपने झूठ बोलकर क्या कभी लीव ली है? सर आप पहला ही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हो कि अगर उन्हें सीनियर मैनेजर वगैरह ने देख लिया ना तो फोन आ जाएगा सर मेरे पास तो किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए स्पेसिफिकली फॉर योर सब्जेक्ट ऑडिट? पहले चीज को आपको समझना पड़ेगा ऑडिट को। अगर आप बिना सोचे समझे मतलब अगर आप जा रहे हो एग्जाम देने तो ऐसे बहुत बुरी ठोक रहा है, क्योंकि एमसीक्यू और केस सिनेरियोस में वो जो घुमा रहा है ना केस स्टडीज के अंदर छोटी छोटी चीजें वो अंडरस्टैंडिंग में घुमा रहा है, तो समझना पड़ेगा। सर एक मिथ जो सीए जर्नी का है जो सीए स्टूडेंट्स को डिस्करेज करता है, मतलब बच्चे बिना बात के उसको एक हवा बना लेते हैं बेसिकली, तो वो क्या है? सर ना सबसे गंदा मिथ जो मैंने मेरे टाइम पे भी देखा था ऑनेस्टली सर, एक हवा में वो मतलब सबसे गंदा मिथ हो जाता है कि आईसीआई बच्चों को जानबूझ के फेल करता है सर। हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के इस नए सेशन के अंदर। और आज हमारे साथ जो फैकल्टी है बच्चों, वो है ऑडिट की दुनिया के चढ़ते हुए सूरज, जो बच्चों के दिलों पे करते हैं बहुत सारा राज और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ ऑडिट को रिलेट करवाते हैं। कई बार छुप छुप के मैं भी इनकी क्लास देख लेता हूं, कारों के बढ़िया बढ़िया निमोनिक्स बताते हैं, याद करवा देते हैं क्लास के अंदर ही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीए हेमंत सोमानी सर की। सर वेलकम आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। थैंक यू सर वेरी आपको मच। बिलोंग करते हो सर इसके अरे लिए? सर बस आपने कुछ ज्यादा ऊपर कर अरे दिया। नहीं सर। चलिए सर, तो पॉडकास्ट को हम लोग कुछ इस तरीके का रखेंगे कि दैट जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं उनको हमारी जर्नी से कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिले एंड वो उनको अपने करियर में किसी ना किसी तरीके से बूस्ट करें। तो कुछ बच्चे हमारे पास इंटर वाले होंगे, कुछ बच्चे हमारे पास फाइनल वाले होंगे। दोनों ही बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है जी। आर्टिकलशिप में ना कई बार झूठ बोलना पड़ता है सर। तो आपने झूठ बोलकर क्या कभी लीव ली है? सर आप पहला ही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हो कि अगर उन्हें सीनियर मैनेजर वगैरह ने देख लिया ना तो फोन आ जाएगा सर मेरे पास तो सर सच बताऊं ना तो बहुत लीव लिए मैंने, तो आज तक शायद जो लीव लिए सारी झूठ बोल के लिए। देखो अब मैं ये नहीं बोलूंगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी कुछ सिचुएशन थी। अब सर होता क्या था, अब देखो दो सिचुएशन होती थी, या तो पढ़ाई करनी है या फिर अब घर पे कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था। मेरा होम टाउन अलग जगह था और आर्टिकलशिप मेरी मुंबई से थी, बिग फोर से थी, एक बिग फोर से। तो अब मेरे को एक सबसे बढ़िया वाला झूठ, मुझे बस एक याद है, से तो बहुत झूठ बोले सच बताऊं तो, पर एक सबसे अच्छा वाला था। अब क्या होता है सर, ईयर एंड के अंदर ना आपको स्टॉक ऑडिट पे जाना पड़ता है और उस ईयर एंड पे लीव्स में मतलब छुट्टियां भी ज्यादा आती है कि आप जो ब्लॉक लीव्स वगैरह होती है कि छुट्टियां ज्यादा ले सकते हो। तो हमारे क्या घर में शादी थी एक, तो वो शादी के लिए हमने कहा तो शेड्यूल भी उस हिसाब से कराई थी कि मेरी लीव भी हो जाएगी तो उस वक्त मैं शादी अटेंड कर लूंगा। अब मेरे पास आ गया मेल कि उस आपको 2-3 दिन आना पड़ेगा, स्टॉक ऑडिट पे जाना है। अब सिंपल सी चीज थी, शादी तो थी बाद में 10 दिन बाद, तो उनको पता पड़ जाता कि अभी 10 दिन के पहले तो आप स्टॉक काउंट कर ही सकते हो। तो मैंने बोल दिया मेरे घर में शादी है, झूठ बोल दिया एक बार। अब दिक्कत ये होगी, उनको भी पता पड़ रहा था कि इंसान इस टाइम पे झूठ ही बनाएगा, मतलब बहाने बनाएगा कुछ। अब उन्होंने मान लिया मैरिज का कार्ड। अब मेरी क्या थोड़ी एडिटिंग स्किल ठीक ही थी बचपन से, तो एक कार्ड पड़ा हुआ था किसी दूसरे बंदे का। अब मैंने उस कार्ड को एडिट करा और एडिट करके भी मैंने पता क्या करा, जैसे मेरा ब्रदर का नाम है और जो वाइफ मतलब जिनके साथ शादी होने वाली थी भाभी जी, तो अब मैंने वो नाम चेंज करके जो एचआर का नाम था ना वो एचआर का नाम उस पर डाल दिया और वो कार्ड मैंने उनको सेंड कर दिया और मेरी लीव अप्रूव हो चुकी थी। बहुत बढ़िया। तो ये वाला सर थोड़ा सा अलग किस्सा था, बाकी तो झूठ बहुत बोला है। कभी महिला मित्र के लिए भी बोला है? हाँ सर, अब इतना पर्सनल नहीं होगा सर, अब ये नहीं चलेगा सर। ठीक है सर, चलिए हम बाद में पूछ लेंगे। हाँ सर, बाहर बात करेंगे अपन। चलिए, तो सर मैंने ना कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करें। हाँ जी सर। तो हम अपना पॉडकास्ट उस सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे ही रखेंगे ताकि हम ट्रैक से इधर उधर ना भटके डन सर। और बच्चों को जो बेटर आउटकम मिल सके इस पॉडकास्ट से। सर एक बात बताइए कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उनको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए स्पेसिफिकली फॉर योर सब्जेक्ट ऑडिट, क्योंकि सब लोगों का ऑडिट से कहीं ना कहीं डर लगता है। 36 का आंकड़ा होता है। जो चार्टर्स बन भी चुके हैं मुझ जैसे लोग, वो आज भी ऑडिट से घबराते हैं। तो आपका वो फेवरेट कैसे है एंड वो कैसे आप हेल्प करते हो स्टूडेंट्स को कि यार मजा आ जाए बच्चे को? करेक्ट सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ऑडिट के अंदर इंटरेस्ट इसलिए हुआ था कि मतलब फर्स्ट में मेरा जितना भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर था, मैंने क्योंकि पहले जॉब भी करी थी, आर्टिकलशिप भी करी थी, बिग फोर से मेरी आर्टिकलशिप थी, मैंने इंडिया के बाहर भी जॉब करी, इंडिया के अंदर भी करी है। मैंने सब जगह मोस्टली मेरा ऑडिट एंड फाइनेंस में एक्सपोजर था। तो मैंने दुबई की कंपनीज की ऑडिट करी है, इंडिया में लिस्टेड कंपनीज की करी है, तो सब जगह क्या वो ऑडिट के प्रैक्टिकल इंसाइट्स थे सारे के सारे दिमाग के अंदर, ऑडिट में इंटरेस्ट भी आता था चला के। अब रही बात सर, मेरी ऑडिट के अंदर इंटरेस्ट तो आ गया,
अब फिर उसके बाद मेन देखा कि पढ़ने मतलब यूं तो मजा तो आ रहा है प्रैक्टिकल, पर बच्चों की फटी पड़ी है, सही बात तो वही हो रहा है ऑडिट के अंदर। अब वो वाला गैप मैंने आइडेंटिफाई करा सबसे पहले। तो सर ऑडिट के अंदर बच्चों को ओवरऑल सर सही बताऊं ना, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले चीज को आपको समझना पड़ेगा ऑडिट को। अगर आप बिना सोचे समझे मतलब अगर आप जा रहे हो एग्जाम देने, तो ऐसे ही बहुत बुरी ठोक रहा है, क्योंकि एमसीक्यू और केस सिनेरियोस में वो जो घुमा रहा है ना केस स्टडीज के अंदर, छोटी छोटी चीजें वो अंडरस्टैंडिंग में घुमा रहा है, तो समझना पड़ेगा। दूसरी चीज सर जो होती है आईसीए ने बहुत गंदी करी हुई है, वो ऑनेस्टली गंदा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर जो है कि आपको मार्क्स तब ही मिलेंगे जब आप ऑडिट के अंदर स्पेसिफिक रटा हुआ आंसर लिखोगे, जो आईसीए ने एग्जैक्ट कीवर्ड डाले हैं, जो एग्जैक्ट लैंग्वेज डाली है, वो आपको एग्जैक्ट लिखनी पड़ेगी। अब चाहे वो आप सीए इंटर की बात करो, सीए फाइनल की बात करो, जो आईसीए ने लिखा अगर आपने एग्जैक्ट वो नहीं लिखा ना, तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो बच्चों की वहां पर उस केस के अंदर थोड़ा सा लैक होते थे, बच्चे की याद नहीं हो पाता था। तो सर इसलिए मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, पहले एक बार समझाया, केस सिनेरियो एमसीक्यू कैसे आएंगे सब कुछ बताया, क्वेश्चन कैसा है, अब बात रही याद कराने की। उसके बाद सर क्लास के अंदर जो भी मेमोरी टेक्निक, कहानी वगैरह जो भी होती है, तो वो जिम्मेदारी भी मैं ही रख लेता हूँ कि समझाऊंगा भी मैं, याद भी मैं कराऊंगा, बस बच्चों को डिसिप्लिन वे में क्लास देख लेनी है, बस इतना करना है। अच्छा, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा इस बात पे कि आप बोल रहे हो कि सेम जो आईसीआई के मॉड्यूल में लिखा है वही हमको याद करना पड़ता है, तो क्या ये वर्ड टू वर्ड हमें याद करना है कि जो ऑडिट के वोकैब्स हैं केवल हमें वो अपने दिमाग में रिटेन करना है? हाँ सर, गुड क्वेश्चन सर, ये बच्चों का भी बहुत डाउट आता है। तो सर 100% थ्योरी कभी रिटेन नहीं हो सकती, कि अगर अपन को कोई, आपको या मेरे को भी कोई पैराग्राफ 100% दे दे तो मैं पैराग्राफ नहीं लिख पाऊंगा सर, अपन कहाँ लिख पाएंगे अपन लोग भी। तो उसके अंदर ऑडिट के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक, जो मैंने बच्चों को बुक्स में भी हाईलाइट करते क्लास में बताता हूँ कि हर एक लाइन के ये एक दो कीवर्ड्स आपको लिख के आने हैं। और एक्चुअली होता क्या है सर, एग्जामिनर को जब कॉपी चेक करने वाला बंदा होता है ना, उनको जो गाइडलाइन मिलती है, उस गाइडलाइन में भी उनको बताया जाता है कि हाँ ये वाला कीवर्ड अगर बच्चे ने लिख दिया स्पेसिफिक, तो इस कीवर्ड के आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो वो वाले कीवर्ड में बच्चों को क्लास में बताता हूँ, वो ही मैं याद कराता हूँ कहानी और निमोनिक्स के थ्रू। तो 100% वो वाला अगर आपने लिख दिया ना, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, मतलब कम से कम वर्ड टू वर्ड रट्टा नहीं मारना है। हाँ, चलो ये अच्छी बात बताई आपने। सर एक मिथ जो सीए जर्नी का है, जो सीए स्टूडेंट्स को डिस्करेज करता है, मतलब बच्चे बिना बात के उसको एक हवा बना लेते हैं बेसिकली, तो वो क्या है? सर ना सबसे गंदा मिथ जो मैंने मेरे टाइम पे भी देखा था ऑनेस्टली सर, एक हवा में वो मतलब सबसे गंदा मिथ हो जाता है कि आईसीआई बच्चों को जानबूझ के फेल करता है सर। ऑनेस्टली कभी ये नहीं होता है, ये बात सोच के चलो, ये बात समझ के चलो। अब ये मेनली क्या होते हैं, सीनियर्स होते हैं। हाँ। जो सीनियर्स में होते हैं कि कोई भी बच्चा सीए करने आएगा। हाँ। अब वो बच्चा पूरा मोटिवेटेड होके आया कि मैं सीए बनूंगा, सीए करूंगा। कोई ना कोई आके कहीं ना कहीं से कोई रिश्तेदार हो गया, कोई सीनियर हो गया, वो आके उसके सिर पे बैठ जाएगा कि सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे पास ही नहीं हो सकते, आईसीए जबरदस्ती फेल करेगा, आप कुछ भी कर लो। अरे नहीं होता भाई ये। हाँ, ये मेरे साथ भी थे, मैंने सीए करा। अब मेरे पास वाले एक भैया थे, वो एक्चुअली उनके सीए में अटेम्प्ट लगते जा रहे थे, तो अब वो आ गए मेरे घर पे मुझे डराने, मेरे टाइम पे बहुत सालों पहले, कि नहीं होगा और कोई कोर्स चूज कर ले, वो कर ले। अब मैंने तो हालांकि दिमाग से बाहर निकालेंगे और फालतू बातें है, छोड़ो। अब बच्चों को ना जब ये बातें बच्चे दिमाग में सुन लेते हैं ना, तो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आ ही जाता है कि वो अंदर से डिमोटिवेटेड थे कि मैं कितना भी पढ़ लूं, इफ आईसीआई फेल करेगा। नहीं होता। आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ो, प्रॉपर गाइडेंस से पढ़ो, स्टडी मटेरियल को टीचर जो बोल रहा है उसको फॉलो करो। होते हैं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे बहुत पास होते हैं। इवन अगर आप सेकंड थर्ड अटेम्प्ट, एक और सेकंड में भी मैं जोड़ना चाहूंगा, सॉरी आपने एक पूछा था। दूसरा है कि बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे अटेम्प्ट लग गए सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट, तो हमारी वैल्यू नहीं रहेगी सीए की। सर ये बहुत ही गंदी मिथ है, बहुत खराब मिथ है। मैं तो जॉब में भी इतने साल तक था, ठीक है, उसके बाद भी सर मैंने देखा है कि इवन चलो मेरे तो रैंक थी, अब मैंने रैंक पे सर ठीक है, रैंक बेसिस पे थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है, पर हाँ मिला, थोड़ा सा प्रेफरेंस तो हमेशा मिलता है रैंक पर। जो मेरे साथ वाले कलीग थे उनके अटेम्प्ट लगे हुए थे, पर हम जब 1-2 साल बाद आए, तो 1-2 साल बाद लगभग हम बराबर लेवल पे ही थे, क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस सेम है, मेरे को भी एक्सपीरियंस सेम है, तो उनको जॉब भी मिल जाती है, वो ग्रोथ भी अच्छे करते हैं। मतलब इन शॉर्ट, एंट्री लेवल पे हो सकता है आपके अटेम्प्ट्स, आपकी रैंक मैटर करती है। हाँ। लेकिन जब आप लॉन्ग रन की बात करोगे, तो जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस ऐड ऑन होता जाता है, तो एक रैंक होल्डर और एक जो मल्टीपल अटेम्प्ट वाला बंदा भी है, वो पैरिटी पे आ जाता है। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छी बात है सर। ये जो हमारा सीए का कोर्स है, करिकुलम है, तो बहुत वास्ट है। इंटर में 10-12 महीने बाद अटेम्प्ट आता है, फाइनल में 2-2.5 साल के बाद अटेम्प्ट आता है, तो बच्चा पढ़ते पढ़ते कई बार बर्नआउट हो जाता है। तो इस चीज से कैसे बाहर निकलें? या फिर कई बार ऐसा होता है, बच्चा एक हफ्ता तो बहुत जम के पढ़ाई करता है, 12-12, 15-15 घंटे, और फिर अगले हफ्ता वो चाहता तो है पढ़ना, लेकिन मन नहीं लग रहा,
पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि बर्नआउट हो गया। होता है तो बिल्कुल। इसको कैसे ओवरकम किया जाए? सर होता है कि फाउंडेशन से जैसे बच्चे आते हैं ना इंटर के अंदर, तो ऑनेस्टली देखो ऐसा कुछ तो होता है कि फाउंडेशन कंपैरेटिवली इजी है तो सब अपन मानते हैं इंटर और फाइनल के कंपैरिजन में, हालांकि हार्ड तो सब होता है, फाउंडेशन भी इतना इजी नहीं है हालांकि, हाँ, पर वो है कि अपन जब कंपैरिजन करते हैं तो फाउंडेशन से जैसे बच्चे इंटर में पहुंचे, इंटर से फाइनल में पहुंचे, तो बच्चों का क्या होता है फाउंडेशन में पहले तो एक बच्चे थोड़े कुछ ज्यादा ही हवा में रहते हैं कि हमने फाउंडेशन निकाल लिया, इंटर भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो फर्स्ट तो वो ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा ठीक है कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि आप पढ़ाई उसी लेवल पे करो। तो आपको कंसिस्टेंटली सर इंटर के अंदर तो मैंने जो करा था सिंपल है सर, सुबह से जब भी आपकी दिन तक की क्लास है प्रॉपर टीचर का शेड्यूल फॉलो करो। उसके बाद अगर टीचर ने बोला है ये होमवर्क है तो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि होमवर्क को स्किप करना। होमवर्क आप जब तक स्किप करते रहोगे तब तक आपको आपकी गलतियां पता नहीं पड़ेगी, आपको असली में वो कॉन्सेप्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले आप अपनी क्लासेस अटेंड करो, दिन को जितना टाइम मिल रहा है उसके बाद होमवर्क करो, उसके बाद जो टीचर ने सेम डे पढ़ाया है वो सेम डे आप बस रिवाइज कर लो। अगर टीचर के 5 घंटे भी पढ़ाया है आप उसको 1 घंटे में रिवाइज कर लोगे अगर आपने सही तरह से पढ़ा है सर। बिल्कुल सर, ये चीज अपन एग्री करते ही। तो अगर आप इंटर इस लेवल पे करोगे इंटर इजीली आप निकल जाओगे, बट हाँ कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, ये आपको मन में बनाना पड़ेगा कि रोज के मेरे को 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, इस चीज में नहीं। और जब रिवीजन पे आ जाओगे तो आपको 10 से 12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा, तो ये होगा। अब सर जैसे इंटर बच्चे दे देते हैं, इंटर के बाद पहुंचते हैं फाइनल पे। अब सीए फाइनल के अंदर होता क्या है सर, 2 साल तो पहले वो आर्टिकलशिप मतलब एक तरह से जॉब हो गई पूरी की पूरी। सुबह जा रहे बच्चे रात को घर पे आ रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी जॉब वाला सीन हो गया। अब उसमें सर उसको क्लास भी मेंटेन करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, सब कुछ ठुकी पड़ी है। ये सर पर्सनली अपन लोग तो जानते हैं, अपने साथ हुआ है अपन लोग, तो होता है, हार्ड होता है सर। फिर उसके बाद 6 महीने मिलते हैं उनके पास एग्जाम लीव, तो 2 साल के अंदर पढ़ना, फिर वापस से रिवीजन, इतना सब कुछ पुराना पढ़ा रिवाइज करना वो डिफिकल्ट पड़ता है। तो व्हाट आई सजेस्ट जो मैंने मेरे टाइम पे करा था, जिसने मुझे रैंक सिक्योर करने में भी हेल्प करी थी सर, तो मेरे को मैं सिंपल करता था, मेरा एक क्लास शेड्यूल फिक्स था कि अगर मुझे दिन की एक क्लास देखनी है सीए फाइनल की, जनरली बच्चा एक ही क्लास देख पाता है, वो 2-3 घंटे की हो जाती है। तो एक क्लास में मॉर्निंग में ऑफिस जाने के पहले देखूंगा, मतलब देखूंगा कुछ भी हो जाए, चाहे मैं रात को 2 बजे भी ऑडिट करके आया हूं, पर मेरा फिक्स था एक कंसिस्टेंसी सर, एक डिसिप्लिन होना चाहिए सीए फाइनल के बच्चे में। उस वक्त वो इतना बच्चा नहीं रह गया कि उसको कोई आके डांटे, सिंपल है सर, अपन लोग जानते हैं। तो हम ना अपन किसी पर्सनल टच में होते बच्चे से सर, हमको भी हम उनको ऑनलाइन वर्चुअली गाइड कर सकते हैं, बच्चे में डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अगर आपने डिसिप्लिन लिया कि रोज की एक क्लास करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए, तो सर आपका कोर्स बिल्कुल सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपने जो डेडलाइन बनाई थी कि मेरा कोर्स इस शेड्यूल तक, इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो जब आपका कंप्लीट हो जाता है, एज वेल है सर साथ में एक और, जैसे मेरा सुबह शेड्यूल क्लास हुआ, रात को जब मैं एक बार आया तो मेरा जो सुबह की क्लास का रिवीजन था और या कुछ होमवर्क था तो मैं 1 घंटे उस पर देता ही देता था। तो मैंने वो करा, सुबह की क्लास हो गई, रात का रिवीजन हो गया, और सैटरडे संडे इनकेस अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं पूरे वीक का रिवाइज कर लेता था। केवल 3 से 4 घंटे लगते थे सर, अगर अपन बिल्कुल सही से पढ़ रहे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे तो वो अगर आपका शेड्यूल पूरा प्रॉपर हुआ कि क्लासेस बिल्कुल सही टाइम पे कंप्लीट हुई, तो आपके पास एंड में बचे 5 से 6 महीने। और सर वो सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं एग्जाम टाइम के, जो 5 से 6 महीने होते हैं। उन 5 से 6 महीने में सर मैं बच्चों को सबसे पहले सजेस्ट करूंगा, कंसिस्टेंटली आपको 5 से 6 महीने आपकी सीटिंग कैपेसिटी 10 से 12 घंटे करनी ही पड़ेगी, डेली बेसिस पे एग्जैक्टली करनी पड़ेगी सर अपन को। उसमें आप सबसे पहले शेड्यूल बना के चलो कि आपको कौन सा रिवीजन कब तक खत्म करना है, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, इस डेज तक हमको कंप्लीट कर देनी है। वो शेड्यूल अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो कर लोगे ना तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अब बच्चे होता है क्या सर, एफआर को इतना टाइम दे दिया, एएफएम के लिए टाइम नहीं मिला, एएफएम को इतना टाइम दे दिया, ऑडिट के लिए नहीं मिला, ऑडिट को इतना दिया, डीटी के लिए नहीं मिला। आपके पास कोई शेड्यूल ही नहीं है, आप बिल्कुल हवा में चल रहे हो। तो अगर आप प्रॉपर्ली शेड्यूल से डिसिप्लिन में कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया 7 दिन में एफआर करनी है तो अब कुछ भी हो जाए मैं 7 दिन में खत्म करूंगा, वो डिसिप्लिन जब मन में आ गया ना तो हो जाता है सर वो चीज। सर मोटिवेटेड कैसे रखें अपने आप को, मतलब पढ़ रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ तो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मोटिवेटेड कैसे रखें कि यार डेली बेसिस पे हमें ये काम करना है, होता है ना। तो वो मोटिवेशन का फैक्टर कहाँ से मिलेगा, और अगर टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो उन टारगेट्स के लिए क्या अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए कि नहीं? एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छी बात करी, टारगेट्स के लिए रिवॉर्ड, आपकी बहुत सही वर्डिंग थी सर। ये बिल्कुल होता था, ये इवन मैं भी करता था सर। अगर मेरा टारगेट है कि मुझे लेट से आज के अंदर मुझे अगर लेट से अगर मैं ऑडिट की बात करूँ या किसी की भी एफआर की बात करूँ, सीएफएस चैप्टर कंप्लीट करना है, अगर मेरा हो गया, अब मैंने टारगेट है कि आज के दिन मेरे पास 10-12 घंटे ही है, अगर मेरा 8 घंटे में भी वो चैप्टर खत्म हो गया, मैं उठ जाता था कि मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, अब मैं खुश हूँ। वो अंदर से एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आता है ना सर, मजा आता था कि मेरा आज का टारगेट कंप्लीट।
अब बचे 3-4 घंटे, अब जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगा। मुझे कुछ खाने जाना है, मैं खाने जाऊंगा। मेरे को बाहर की चीजें पसंद है, मैं खाने जाता हूँ, तो मैं कि बाहर जाऊंगा, खाऊंगा। या फिर मुझे किसी दोस्त से बात करनी है जो ऑफकोर्स उस वक्त सीए नहीं कर रहा है, वरना उसको का डिस्टर्ब करूंगा मैं, तो मैं उससे बात करूंगा। या फिर फैमिली वालों के साथ टाइम बिताऊंगा या सीरीज देखूंगा। तो वो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन आता है कि आपका टारगेट अचीव हो गया ना, फिर आप करो जो करना हो। और अगर अचीव नहीं हो रहा तो 12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। अब सर होता है कि बच्चे जब लगातार पढ़ते हैं ना, तो एक चीज जो अब बच्चों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पर मैं सोचता हूँ कि वो टाइम हमेशा इफिशिएंटली आपकी इफिशिएंसी बढ़ाता है। कि आप जब पढ़ रहे हो ना, हर 2-2 घंटे के अंदर 10-15 मिनट के ब्रेक ले लेनी चाहिए हमेशा सर। ये शायद आपने भी फॉलो करा होगा सर, सब लोग करते हैं जनरली। आप 2 घंटे पढ़े, 2-3 घंटे पढ़े, 15 मिनट का ब्रेक ले लो। उससे क्या होता है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। आप पावर नैप ले लो, माइंड फ्रेश कर लो, बाहर वॉक पे चले जाओ। जैसे मैं हर 15 मिनट के अंदर पावर नैप ले लेता था, या किसी से भी टाइम पास करना था, मोबाइल स्क्रॉल करना था, कर लेता था। फिर जैसे इवनिंग में, मेरा इवनिंग में फिक्स था कि मुझे एक इवनिंग वॉक पे जाना है, 15-20 मिनट टाइम पास करना है, वहां पर घूमते फिरते अगर मुझे कुछ खाना है या किससे बात करनी है तो मैं करूंगा। मतलब ओवरऑल की माइंड फ्रेश होना चाहिए सर उसको। अगर आप एग्जॉस्ट होकर पढ़ोगे, नहीं 12 घंटे पढ़ना, 12 घंटे, पर अगर लगातार बैठ के नहीं 12 घंटे में हिलूंगा ही नहीं सीट से, आप 1 महीने में पागल हो जाओगे, फिर तो कुछ नहीं होना उससे। हाँ, तो इंटरनली होना चाहिए। और सर सेकंड चीज था कि सर आपको कैसे खुद की बॉडी को मेंटेन रखना है, फ्रेश रखना है। रही बात सर मोटिवेशन की ना, ऑनेस्टली मुझे फील होता है कि मोटिवेशन कभी एक्सटर्नल हो ही नहीं सकता है। अगर एक्सटर्नल मोटिवेशन है तो वो आधे घंटे 1 घंटे रहेगा, फिर दिमाग से रहेगा फालतू बातें किसी ने भी बोल दी, मैं भी ज्ञान दे दूंगा बच्चों को, बोलेंगे यार छोड़ो ना, हेमंत सर बोल के चले गए, फालतू बातें, सर यही होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन हमेशा इंटरनल होता है। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है, अब वो चाहे कुछ भी हो। जैसे मेरे केस में पेरेंट्स थे कि मुझे पता है कि मुझे सीए बनना है। हमारी फैमिली के अंदर ऑनेस्टली मैं अकेला सीए हूँ, इंजीनियर वगैरह है, डॉक्टर भी है मेरे पास, पूरी फैमिली में, शायद पूरे खानदान जिसको अपन बोल सकते हैं, मैं अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, रैंक के साथ पास हूँ। तो मुझे पहले से अज्यूम था कि अगर मैं सीए बना, मम्मी पापा के चेहरे पे क्या खुशी होगी, क्या फैमिली में अपन कन्वर्जन ला सकते हैं, क्या फैमिलीज में कुछ भी इश्यूज है या कुछ भी हो, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ होते हैं। तो वो खुशी होगी जब मम्मी पापा सारे पड़ोसी को, सारे रिश्तेदारों को फोन कर करके बोलेंगे हमारा बेटा सीए बन गया, वो बन गया। वो खुशी सर अलग लेवल की होती है। वो अगर इंटरनल मोटिवेशन खुद में आ गया ना कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है, फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा सर। मुझे ना अभी जब आप बात कर रहे थे एक्सटर्नल मोटिवेशन की, मुझे एक बात याद आई। अब मैं क्लास 12th में था, तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था इंदर। हाँ, तो हमारे इकोनॉमिक्स वाले सर थे, वो भी हमें लेक्चर दिया करते थे कि पढ़ नहीं रहे हो, फलाना ढिमका ये वो। तो वो कहता था यार सर मोटिवेट करते हैं ना, आंखें खुल जाती हैं। हाँ, है ना, 15 मिनट के लिए। पर जब यहाँ से हम घर जाते हैं, बाइक पे जाते हैं तो घर पहुंचते पहुंचते आंखें बंद हो जाती है, फिर हम वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मोटिवेशन शुड बी ऑलवेज इंटरनल, है ना। सर पढ़ते पढ़ते कभी आपको भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट आया होगा, तो उस सेल्फ डाउट को आपने कैसे ओवरकम किया? होता है सर, बिल्कुल हुआ था सर। देखो मेरा सबसे बड़ा सेल्फ डाउट और सेल्फ रिग्रेट अगर मैं बोल सकता हूँ ना, एक्चुअली अपने टाइम पे, जैसे आपके टाइम पे भी सीए सीपीटी हुआ करता होगा फाउंडेशन की जगह, तो मेरे ना सीपीटी के अंदर रैंक आ गई थी, मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थी। अच्छा। अब मेरा टारगेट था सर, मुझे तीनों लेवल पे रैंक चाहिए। अब वो हर बच्चे का होता है, किसी का फर्स्ट लेवल पे लिखना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखना, मतलब मैंने मेरा पर्सनल टारगेट अचीव करा था। तो सीपीटी में रैंक आ गई, मुझे था तीनों लेवल पे चाहिए। इंटर में भी रैंक चाहिए थी, फाइनल में तो मेरे आ गई। इंटर के अंदर पर, मतलब पहले मैंने इंटर दिया था, इंटर में मेरे रैंक नहीं आई थी। और सर सबसे गंदा मुझे तब लगा था जब मुझे पता मेरे 4 या 5 मार्क्स, सिर्फ 4 या 5 मार्क्स से मैं रैंक से छूटा हूँ। बंदे को पास होने की 1% खुशी नहीं है कि मतलब मैं पूरा उस दिन टूट गया था। मैंने कहा भाड़ में गया, मतलब मुझे नहीं, अब कोई इतना पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद रैंक कैसे नहीं आएगी। मैं वहां पे था कि चाहिए ही चाहिए थी, उस लेवल पे था। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि इस बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया फिर भी रोने लग गया, वो होता है। पर एक मेरा पर्सनल टारगेट था वो वाला। तो मेरा पर्सनल टारगेट जब अचीव नहीं हुआ ना, बहुत बुरा लगा था सर मुझे कि उस वक्त नहीं, मतलब पास हो गया, लोगों के कांग्रेचुलेशन के फोन आ रहे थे, पर नहीं खुशी थी, अंदर से ही खुशी नहीं थी। और जो लोग जानते थे कि इसको रैंक ही चाहिए थी, उनको पता था कि असली में उनको नहीं मिला। तो मैं उस दिन सर वही था सेम, कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था सीन। बट ऑनेस्टली 1-2 दिन के अंदर मैंने अपने आप को पहले संभाला, मैंने कहा चलो हो गया जो हो गया, क्योंकि अभी मेरे पास एक लेवल बाकी है फाइनल वाला। अब जो भी हो, जैसे भी हो, फाइनल में रैंक लानी ही लानी है। उसके बाद अब सर मैंने 2-1 दिन तो पहले संभाला अपने आप को, मैंने कहा चलो सब छोड़ो। फर्स्ट मैंने रखा कि पहले बेस्ट से बेस्ट अपन क्या कर सकते हैं। तो मेरा बेस्ट से बेस्ट था कि बिग 4 से आर्टिकलशिप आप कर सकते हो। तो मेरा पूरा फोकस था बिग 4 के अंदर कि अगर मेरे को बिग 4 में आर्टिकलशिप मिल गई, थोड़ा बहुत चीजें इजीली रिजॉल्व हो जाएगी आगे। तो मेरा फर्स्ट टारगेट था बिग 4। तो मैंने पीडब्ल्यूसी से आर्टिकलशिप करी थी मुंबई से, तो मेरा बिग 4 स्टैट्यूटोरी में आर्टिकलशिप बिग 4 में लग गया, तो ठीक हो गया। अब बिग 4 में आर्टिकलशिप लग गई, वापस से ठुक गई, दिक्कत ही हो गई, पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल रहा है वहां पे बिल्कुल भी 1%। रात को 2-2 बजे ऑडिट आ रहा हूँ। पर सर जो वो एक दिमाग में था ना कि टाइम चाहे कुछ नहीं मिले,
इंटर का जैसे सिनेरियो याद आता था इंटर के रिजल्ट का, मैंने कहा फाइनल में वो नहीं होना चाहिए कि मैं रिजल्ट के दिन भी की रैंक नहीं आई और मैं मतलब पास होने के बाद भी रो रहा हूँ एक तरह से मन में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो मोटिवेशन सर मेरा बहुत अंदर से था कि कुछ भी हो जाए, इसलिए सर मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले कि मैं चाहे रात को 2 बजे भी आया हूँ, मैं पढ़ूंगा, सुबह पढ़ूंगा, मुझे पता था फाइनल में रैंक चाहिए। एक मेरा पर्सनल टारगेट हो सकता है किसी बच्चे का रैंक का नहीं हो, फर्स्ट अटेम्प्ट का हो कि मेरे को पास होना है, तो बस वो एक इंटरनल टारगेट मन से डिसाइड होना चाहिए कि कुछ भी हो मेरे को ये करना ही करना है। तो सर मेरा वो वाला केस इसलिए मुझे है कि इस वजह से मेरे शायद जो भी मेरा मोटिवेशन था रैंक वाला वो सब आ गया। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और फिर इसको वाइंड अप करेंगे। जी सर। हम आपने भी करा होगी ये गलती, मैंने भी करी है, आई एम श्योर बच्चे भी करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पीयर्स हैं, जो हमारे साथ सीए इंटर में हैं या हमारे साथ सीए फाइनल में हैं, हम उनके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करते हैं या उनसे हम एडवाइजेस लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें खुद अंदर से फियर आ रहा होता है, डर लग रहा होता है और हमें लगता है कि कोई शायद हमको सपोर्ट दे। और सपोर्ट लेने के लिए हम किसके पास चले जाते हैं? अपने ही किसी दोस्त के पास चले जाते हैं। और वहां से ज़रूरी नहीं है कि सही एडवाइस आए। मतलब कई बार फ्रेंड्स भी जो होते हैं वो मैलिशियस इंटेंशन रखते हैं, वो चाहते हैं कि सामने वाले का अटेम्प्ट होता है सर, लग जाए। बिल्कुल सर। तो इस केस को कैसे अवॉइड करें बच्चे और यहाँ पर क्या करना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल सर। तो सर बिल्कुल सही बात बोली है आपने। बच्चों को हर एक इंसान से, बच्चे हो बड़े हो सर, एक मेंटोर कहीं ना कहीं एक चाहिए होता है कि दोस्त, गाइडेंस, कुछ भी, कि हमको कहीं ना कहीं अटकते तो यार किसी से बात कर लूँ, कोई कहीं पर सपोर्ट कर ले या कुछ भी कर ले। तो बच्चों के केस में वो याद है सर, आपने बोला कि सीए ज्वाइन हुए तो वो सीनियर या दोस्त के पास चले जाते हैं, पर आपकी सर बिल्कुल सही लाइन थी आपकी कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा आपको सही एडवाइस दे दिए। बिल्कुल सही बात है। आपको सबसे पहले फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कौन आपका भला सोचता है, एक फैक्टर ये है। दूसरा कि भला तो आपका सोच रहा है पर असली में उसके पास वो नॉलेज है क्या जो आपको सही दे पाए। भला तो सोच रहा है पर वो उसको खुद को नहीं पता कोई चीज कैसे करनी है, आपको भी गलत गाइड कर रहा है। ये चीज बिल्कुल सही होती है। तो सर आपको ना, अगर आप जनरली अगर सीए स्पेसिफिक लेवल पे मैं बात करूं, बच्चों को क्या करना चाहिए, आप उन लोगों को पकड़ो पहले तो फर्स्ट कि जिन लोगों ने आपको मतलब स्टार्टिंग से सपोर्ट करा है। जो भी सीनियर कोई ना कहीं एक होता है कि आपको लगा है कहीं पे भी आपने बहुत सीनियर, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, 5-6 लोगों से करो, 10 लोगों से सुनो। एक वैसे सिंपल सी नॉर्मल सी कहावत है, सुनो सबकी करो खुद की, मन की। हाँ, तो वही वाला 10 लोगों से बात करो। अब आप में खुद में वो बेसिक सा दिमाग होना चाहिए कि अब 10 में से कौन सा इंसान सही बोल रहा है जो मेरे भले वाला लेवल है। वो इंसान सिर्फ सामने वाले को, मैं तो यहाँ से बैठ के जज नहीं कर पाऊंगा वो क्या जवाब दे रहा है, वो उस इंसान को खुद को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा कर रहा है। पर सबसे डिस्कस करो, पर एक आपका मेन फाइनल गोल रखना कि गोल से मत हिलना। अब जैसे अगर आपकी फैकल्टी बोल रही है कि ऑडिट के अंदर आपको चीज याद करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, तो कोई भी फैकल्टी है, जैसे आप डीटी के लिए कुछ बता रहे हो, तो आपको डीटी का सालों का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चों को आप पास कर चुके हो। अब कोई भी दूसरा स्टूडेंट आके, कोई दोस्त आके, उसका कुछ भी वो ऐसे बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं है, मैंने तो ऐसे करा था वैसे करा था, हर कोई टीचर कोई भी कुछ भी बोल देता, तो भाई उसकी खुद की हालत भी तो देख ले। तो आपको पहले देखना पड़ेगा किस इंसान के पास कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी नॉलेज है, उस हिसाब से ट्रस्ट करो। जरूरी नहीं है हम पे भी करो, हो सकता है कोई आपका दूसरा मेंटर हो, आप उन पे ट्रस्ट कर लो, पर आपको देखना पड़ेगा बंदा कितना नॉलेजेबल है, उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा सर आपको। क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि मेरा साथ में पढ़ता था मेरे वो, एंड उसका लॉ का पेपर पहले निकल गया, मतलब उसका अटेम्प्ट पहले था, तो ही स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन दैट। तो जब मेरा अटेम्प्ट आया तो आई टुक एडवाइस फ्रॉम हिम कि भाई बता दे क्या करना है। तो वो फाइनल में कंपनी लॉ में डायरेक्टर वाला चैप्टर है, ही सेड कि मैंने ना पूरा डायरेक्टर चैप्टर जो है ना वो लाइन बाय लाइन रीड किया। आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह से लेकर शाम हो गई, 6 बज गया, मेरा डायरेक्टर चैप्टर नहीं खत्म हुआ। फिर मैंने उसको फोन मिलाया, मैंने कहा भाई यहाँ तो तू बहुत सियाना है, और यहाँ तो मैं बहुत बेवकूफ हूँ कि तूने कर लिया, मुझसे नहीं हो रहा। फिर तब मुझको वो क्या बोलता है कि मैंने तो यार वो सिर्फ क्वेश्चंस देखे थे, मैंने तो लाइन बाय लाइन डाला ही नहीं था। मतलब उस टाइम वो अपनी एग्जामिनेशन को दिखाने के लिए कि मैंने लाइन बाय लाइन रीड करा है, मेरे को उसने मिसगाइड कर दिया। करेक्ट सर। और साला कल पेपर है अपना, लग गई हमारे तो यहाँ पे लग गई। तो वो तब मुझे समझ में आया कि जो एक मेंटोर जो आपको बताएगा ना, वही आपको सही बताएगा, क्योंकि उसको ये है कि तुम पास हो जाओ। एग्जैक्टली सर, उनकी जितनी खुशी होती है हमको भी उतनी खुशी होती है। चलो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये सेशन जो है हेमंत सर के साथ बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ सीखा, आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप लोग के कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर एड्रेस नहीं हुए, तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन है, आप लोग अपने क्वेश्चंस उसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हेमंत सर से वो क्वेश्चंस ज़रूर से पूछेंगे। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।